पक्का यकीन है कि आप दांतों से नहीं सुनते? किसी को शक हो कि वो दांतों से सुनता है? ऐसा फील तो हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, तो हम उसमें कोई आइडियाज लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। लेकिन वो काम फील की कैटेगरी मैं ये कह रहा हूँ कि दांतों से बंदा सुनता हो। कोई ऐसा बंदा देखा है दुनिया में? ये जो सामने खड़ा है ये दांतों से नहीं सुनता, मानेंगे? कोई भी नहीं मान रहा। सचमुच पक्का? बड़ा पढ़ा लिखा बंदा मान जाओ, कोई बंदा जो कुछ पे एतबार करता हो कि शकूर जो करेगा ठीक करेगा, आप में से जो नए लोग हैं। मैं आप जो बोल रही हूँ मैं दांतों से भी सुन रहा हूँ। नहीं कोई ऐसा बंदा जिसको यकीन हो कि शकूर कहता फिर ठीक ही कहता है, मान लेते हैं। यानी उन्होंने पीर मान ले जरा, पीरों की बात हम ऐसे ही मानते हैं, जो कहता है वो ठीक है, जो मर्जी कह रही है मान लेंगे। तो मुझे आप में से कोई भी पीर मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं 2000 रुपये देता हूँ फिर मान लेना। मैं क्लिनिक भी करता हूँ, उस पर फिर मैं 2000 जब ले लेता हूँ, फिर वो लोग मान जाते हैं। उनमें से जो आधे लोग होते हैं जिनको इस दौरे शौरे पढ़ रहे होते हैं, जिन्नात नजर आ रहे होते हैं, वो मुझे पीर मान लेते हैं। चलें, आज की जो पहली टिप है ना जी, वो ये है कि अगर आपने मोटिवेशन बढ़ानी है तो आप देखें इस वक्त कितनी उत्साह है आप में, कितनी मोटिवेशन है कि मैंने बड़ा अजीब जहा दावा किया है, ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से कोई नहीं माना। मुझे बड़ी खुशी है इसमें कि आप लोग सारे जो है वो लॉजिक के ऊपर परखते हैं चीज़ों को, और ये आपने बात पल्ले बांध लेनी है, और सियासत में भी इसी पे अमल करना है, और मज़हब में भी इसी पे अमल करना है। बात को परखना है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं, विदाउट लॉजिक नहीं चीज़ों को मानना। पुराने पाक में पता नहीं कहते हैं कि 200 दफ़ा आता है कि गौर व फिक्र करो, स्कूलों के साथ में आपने पढ़ी होगी। ये गौर व फिक्र किस लेवल की चीज़ है भला? कौन सा लेवल है? एनालिसिस का लेवल। तो पुराने पाक में है कि गौर व फिक्र करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब चीज़ों को डिटेल में देखना, चीज़ों का आपस में रिश्ता देखना, कॉन्टेक्स्ट में देखना, आगे क्या होगा वो देखना, हर चीज़ का आपस में रिलेशन देखना, यानी इन डेप्थ स्टडी, बारीक बीनी से चीज़ों का जायज़ा लेना, अज्जा में चीज़ों का जायज़ा लेना, लॉजिक देखना, हर चीज़ की लॉजिक क्या है, उसके जितने पार्ट्स हैं उनकी लॉजिक क्या है, आपस में ऑपरेशंस की लॉजिक क्या है। तो एनालिसिस वाला लॉजिकल हो जाना। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सारे माशाल्लाह लॉजिकल हैं, लेकिन जो असूल आज आपने मेरे साथ तय किया है वो ज़िंदगी के हर शोबे में तय करना है। नहीं कि इमरान खान पारी है तो नारे पे मार देने, मैं हूँ कि उस तरह से हम भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लॉजिकल होता हूँ, कोशिश करता हूँ लॉजिकल का, ठीक है। जो बात किसी गलत है उसको गलत कह रहे तो ठीक है, लॉजिक के तहत समझ आती है, उसको बात मान लें। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप सारे लोग माशाल्लाह लॉजिकल हैं। अब लॉजिक से मैं प्रूव करूँगा कि आप सारे लोग दांतों से 20 सुनते हैं। साइंस पढ़ी है आपने? पढ़ी है। आवाज़ हवा में ज़्यादा अच्छी ट्रैवल करती है कि सॉलिड में? और पहले ये बताएं कि सॉलिड में ट्रैवल भी करती है कि नहीं करती? करती है ना। तो क्या सॉलिड से ट्रैवल नहीं कर सकती? अब सारे लोग ज़रा इधर हाथ लगाएं दांतों पे, जबड़ों को, और देखिए जबड़े कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो कानों का जो हिस्सा सुनता है वो हमारे दांतों से भी जुड़ा हुआ है। जैसे दुनिया का हर इंसान दांतों से भी सुनता है। सिर्फ मैं नहीं, आप भी, और दुनिया का हर इंसान जो है वो दांतों से। अब इसकी तालीम पे इम्प्लीकेशन बताएं, जो मुझे बताएगा उसके लिए इनाम है मेरे पास, और मेरे से इनाम बहुत कम लोग जीतते हैं, तो बड़े ओके पे सवाल पाना चैलेंज है। आप अपनी क्लासरूम में जो मैंने आपको सिखाया उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कि सर हम जो आपने जैसे कहा कि दांतों के साथ कनेक्ट है हमारा ईयर, तो इट इज आल्सो कनेक्टेड विद द ब्रेन डेफिनेटली। तो जो हम सुन रहे हैं स्टूडेंट से, हम फौरन उस पर रिएक्ट ना कर दें। हम क्योंकि हमारा कान जैसे दांतों के साथ कनेक्ट है, ऐसे ब्रेन के साथ भी कनेक्ट है, तो हम उसको एनालाइज करें,
उसको सोचें उसके बारे में कि क्या इन्होंने कहा, इसका ये एक्ट करने का क्या मोटिव था, तो फिर हम उस पर एक्ट करें और उसके मुताबिक स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करें और उसके मुताबिक उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो आई गेस कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। चले, मेरा सवाल जो था वो ठीक नहीं था, मुनासिब मौके पे नहीं था, मुझे पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अच्छा, अब जो बंदा, अच्छा आपको ये पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कान जो है वो पूरा नहीं सुनते। ये तो आपके इल्म में ना कि हमारी जितनी सेंसेस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी कुछ जो आप देखते हैं वो सारा सच नहीं देख सकते आप, मैं भी नहीं देख सकता। ये भी ज़रा नोट कीजिए बात, ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या नोट की मोटिवेशन के हवाले से? पहली बात ये नोट की कि अगर क्वेश्चन जो है या अगर हमारी बात जो है वो नहीं होगी, उसमें न्यूनेस होगी, नोवेल्टी होगी, तो बच्चे मोटिवेट होंगे पढ़ाई की तरफ। जिस तरह अभी आप सारे मित्र देख रहे हैं, किसी को जमाई तक नहीं आ रही, ठीक है, सारे पूरे तो जो नया की गला कर रहे हैं आज पहली ज़िंदगी की गल सुनी, ठीक है, 20-20, 25-25 साल हो गए हमें इस दुनिया में, लेकिन ये बात नहीं सुनी। जैसे जब भी आप कोई नई बात बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे मोटिवेट होकर पढ़ाई करेंगे। तो पहला असूल ये है मोटिवेशन का, दो चार बातें करूँगा आपसे मोटिवेशन पे, ठीक है। इसमें पहला असूल ये नोट कीजिए। दूसरा असूल, हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, जो कुछ चखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो सारा सच नहीं होता। हमारी हर सेंस जो है उसकी लिमिटेशन है। जैसे कभी भी ये नहीं कहना कि जो मुझे पता है या जो मुझे नज़र आ रहा है वो 100% सच है। हम अक्सर कस्में खा लेते हैं, हम अक्सर कहते हैं मैं जो कहना मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत हो सकता है, 100% गलत हो सकता है। इस हाथ का रंग क्या है? ये आपने बात की है तो ये जो मैं आपसे चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, ये आपकी बात की वजह से, जो अब इल्म आपको मिलेगा वो आपकी वजह से मिलेगा। जी, हाथ का रंग क्या है? वाइट है। हाँ जी, आप पहले आगे तो नहीं। हाँ जी, अच्छा, तीसरा रंग आ गया, वाइट, पेल और पिंक। हाँ जी, इधर की सूरत हाल है, वाइट, हाँ जी वाइट, हाँ जी, आप बताएं हाथ का रंग क्या है? ब्राउन कहते हैं। तो आप तो जो सामने से देख रहे हो उनमें भी 3 रंग आ गए हैं। हमारी आंखों की साख्त ऐसी करनी है कि ये पूरा सच दिखा ही नहीं सकती। अल्लाह करीम ने जो हमें बॉडी दी है, हर हिस्से की कुछ लिमिटेशन है। ये नाम क्यों रखा गया? जो कुछ आपके सिलेबस में है उसको लेसन क्यों कहते हैं? जो कंटेंट हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बाद उनके पास क्या लेसन रह जाएगा? हाईएस्ट लेवल एवेल्युएशन। एवेल्युएशन क्या है? निचोड़ निकालना, कोई सबक हासिल करना, कोई जजमेंट देना, कोई फैसला करना, यही है ना एवेल्युएशन। ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है ना? अगर नहीं आती तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सीखे। मेरे ख्याल में, मेरी राय में, जिस बंदे को ब्लूम टैक्सोनॉमी फिंगर टिप्स पे नहीं ना, उसको पढ़ाने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो तबाह कर रहा है बच्चों को। वो बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा नहीं कर रहा, वो बच्चों की शख्सियत को तबाह कर रहा है। और कहेंगे तो मैं साबित कर देता हूँ। आपके जितने पढ़े लिखे हैं सारे नौकरियां करते हैं अक्सरियत, और अगर कोई नौकरी नहीं करता तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, अपना नौकर खुद मान जाते हैं। डॉक्टर ने प्रैक्टिस करते हैं, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे उस दिन कोई पैसा नहीं कमा रहे। जितने कम पढ़े लिखे हैं वो बिजनेसमैन है, उन्होंने पढ़े लिखा नौकरी लाया है, बल्कि थले लाया है। पढ़ा लिखा नौकर है, मुलाजम है,
और कम पढ़ा लिखा मालिक है, और जो बिल्कुल ही कम पढ़ा लिखा है वो पॉलिटिशियन है, सेंसिबल से सब कुछ नीचे लगाया हुआ। तो क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारी तालीम के ऊपर पड़ा कि जो काबिल थे वो कम कमा रहे हैं और जो नालायक थे वो ज़्यादा कमा रहे हैं? ये सीधा सीधा सा एक सवालिया निशान है आपके ऊपर, हमारे तालीमी निज़ाम पे, और सबसे ज़्यादा अहम हमारे टीचर्स पे कि जरा साढ़े को बैठा होगा बेड़ा गर्क हो गया, वो पल्ले ही कुछ नहीं रहा, वो ज़िंदगी में नाकाम, असूदगी हासिल नहीं कर सका। और जो हमसे दूर हो गया, जो हमारे पास नहीं बैठा, वो कामयाब। इस तरह हम बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, हम तालीम के नाम पर कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ब्लू टैक्सोनॉमी, हायर लेवल की 3 स्किल्स। हर लेसन के बाद आपने बच्चे को एक सबक सिखाना है, उस सबक के अंदर से लेके, उस मवाद, उस कंटेंट के अंदर से लेके जो सारी जिंदगी, सबक जो सारी जिंदगी उसकी रहनुमाई करे। ठीक है? हर लेसन, वो साइंस का है, वो मैथ का है, वो उर्दू का है, वो इंग्लिश का है, ये नोट्स लीजिएगा। मेरा लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो नोट्स लेंगे। और इंसान की कैपेसिटी क्या है कि 1 घंटे बाद वो 68% रिविजन हो जाता है। 2-3 घंटे ये सेशन चलेगा और इसके बाद आप 70% भूल नहीं होगी घर जाने तक। मुझे नोट्स लिखें, नोट्स आपको याद दिलाएंगे कि ये बात किस एंगल से। हर सबक के बाद एक लेसन, एक सबक ऐसा ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक जो सारी जिंदगी उसकी हेल्प करे। सो लेसन जो है हर, इसलिए इसको जो कंटेंट होता है इसको लेसन इसलिए कहते हैं कि हर वो जो सबक है, लेसन है, उसके बाद बच्चे के पास एक ऐसा सबक हो, एक ऐसा मवाद हो, एक ऐसा असूल हो जिसको वो अप्लाई कर सकते। अगर आप ये भी करेंगे तो बच्चे मोटिवेट हो। हर जो सबक पढ़ाना है उसमें से आपने पूछना है, बच्चे खुद नहीं बताना। अगर आपने खुद बता दिया तो क्या होगा? चलें इसकी मैं डेमो दे देता हूँ, एक और काम कर लें। लो जी, एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और उसका आपने मुझे मॉरल लेसन बताना। ठीक है? कहानी ये कि कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी और कुत्ता जो है इधर उधर भागा फिरा, उसको आखिर में गड्डी मिल गई, वो भागा लेके कि अकेले में जाकर बैठूँ, कुछ छीन ना ले। रास्ते में नदी थी, नदी के ऊपर से गुजरा, उनसे उसके नीचे देखा तो उसके एक और कुत्ता नजर आया, उसके मुँह में हटी, उसने कहा इसकी भी छीन लो। उसने मुँह खोला छीनने के लिए और अपना भी अपनी में गिर गई। हाँ जी, क्या है इसका मॉडल? अरे माशाल्लाह, ऊँची बोले ना, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सबक याद किया हुआ आपने, उस्ताद ने कितना अच्छा सबक याद कराया। अब एक और कहानी, वो शकूर था पुराने दौर में। शकूर का ये पता नहीं कौन सा जन्म है, पिछले जन्मों में ना किस तरह जन्म है। शकूर के पास, शकूर एक गाँव में रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन ये हुआ कि घोड़ा जो है जंगल में भाग गया। अब ये घोड़े के ऊपर ही सारा इसका दारोमदार था, कमाई करती थी, उसी पे कारोबार करता था। तो राशिद साहब भी आ गए, राशिद साहब भी उस जन्म में मौजूद थे, तबरेज़ भी आ गया। इन्होंने बड़ा अफसोस किया कि शकूर साहब बड़ा अफसोस होया, ਉਹਦੇ दिन तुम कारोबार करते सी तो काम तो बड़ा खराब हो गया, बहुत अफसोस होया। तो शकूर ने कहा मेरे लिए घोड़े बहुत ताकतवर होते हैं। वो वापस आ गया, शकूर की मौजें लग गई। अब फिर ये दोस्त आ गए, उन्होंने कहा शकूर साहब बहुत मुबारक है, एक ने 7 लिया, 2 ने 8 हो गए, उनसे मौजा लग गई, कारोबार दबादब चलेगा। तो उसने कहा मेबी, उसने कहा मेबी, चले गए। अगले दिन जो जंगली घोड़े पे शकूर साहब का बेटा जो था वो सवारी करने चढ़ा, तो वो जंगली घोड़े ने उसे पटक दिया जमीन पे और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। वो दोस्त फिर आ गए और फिर अफसोस किया, काम बड़ा खराब हो गया, बच्चे की हड्डी जो है वो क्रैक हुई है, फ्रैक्चर हो गया। तो शकूर फिर कहता है मेरी, बड़े ना चले गए।
बाद बादशाह के सिपाही आए, उन्होंने कहा जंग लग गई है, नौजवानों की ज़रूरत है, जितने नौजवान हैं वो साइड पे हो जाएगा, निकालो पाए, सबको निकाल लिया। उन्होंने क्या लग रहा है 60 बजे इसमें जब लड़ना है कोई नहीं, ना इसे चला जाना है ना भागा जाना है, उन्होंने तू साइड पे जा, जितने बाकी सही थे उनको लेके चले। दोस्त भी उन्होंने कहा सब बड़ी मुबारक है, तुम्हारा बच्चा बच गया, साढ़े तो लै गए, पुराने तो ऐसे होता था। तो शकूर ने फिर क्या कहा, मॉरल लेसन निकाले, हर बंदा माना बोलेगा नहीं कुछ, अब हमने लिखना है। उन्होंने हमें बोर्ड पे लिख के बताया और हमें याद करवा दिया, रटवा दिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये कौन से लेवल का क्वेश्चन हो गया था, कौन सा लेवल था, नॉलेज, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, सबसे लो है। अब की दफा आप सबने अपना अपना निकाला और 5-6 किस्म के मॉरल लेसन आए। किसी कहानी में से एक मॉरल नहीं निकलता, कई मॉरल निकलते हैं, और जो आपने निकालने हैं वो आपने अपने हालात के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक एनालिसिस करके निकालने, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक सारी ज़िंदगी को मद्देनजर रखें। और अगर कोई इसमें से कमी पेशी होगी तो उस्ताद मौजूद है, वो दुरुस्त कर देगा, और सारों के सही थे। ये किस लेवल पे चलेंगे आप, और खुद से किया है काम तो वो तो क्रिएशन पे चलेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल पे गए, हाँ आपने वैल्यूएशन किया जनाब, तो आपके उस्ताद ने आपको अरश से उठाया और फर्श पे फेंक दिया। जिस उस्ताद ने भी आपको ये पढ़ाया था ना कहानी और उसका मॉरल लेसन बता दिया था, उसने इंतहाई नलायकी की। अल्लाह करीम ने आपको इस दुनिया में भेजा था बेहतरीन सलाहियतों के साथ, उसमें एवेल्यूशन की सलाहियत भी हर इंसान में मौजूद है, और आपके उस्ताद ने उस एवेल्यूशन की सलाहियत की नशोनुमा करने की बजाय पानी की सलाहियत को दिया, ग्रोथ की सलाहियत के लिए नॉलेज लेवल, नॉलेज की। सवाल जो था, हर स्टोरी का जो मॉरल होता है ना वो हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल का एवेल्यूशन। कहानी का मकसद है एवेल्यूशन पैदा करना, एवेल्यूशन की सलाहियत पैदा करना बच्चे। और हमारे उस्तादों ने क्या किया, बेड़ा गर्क किया, उन्होंने उस क्वेश्चन को भी, कहानी वाले सवाल को भी, मॉरल लेसन वाले सवाल को भी इंफॉर्मेशन का लेवल बना दिया। मैंने क्या किया, मैंने जब आपको कहानी सुनाई तो मैंने कहा आप ये भी करो, वो आपने अपने दिमाग की हाईएस्ट स्किल का इस्तेमाल किया, बेहतरीन स्किल का, बेहतरीन एबिलिटी का। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि कई लोग ऐसे थे जिनको समझ नहीं आ रही थी कि करिए, क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन्ड, हमारे उस्ताद ने कभी इस नशर में नहीं की। दूसरी चीज़ नोट कीजिए, स्टोरी टेलिंग जो है वो एक और तरीका है मोटिवेशन पैदा करने का। क्योंकि मैं देख रहा था कि आप में से कोई पलक नहीं जब अपना यानी अटेंटिव थे, बहुत अटेंटिव थे, आप मोटिवेटेड थे कि की होता पे है की होएगा। तो स्टोरी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो है मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं बच्चों, उसके ऊपर ये ड्रा करो और उस करने का ए बना लो और बच्चे के हाथ में पकड़ाओ, महसूस करो, ये लो बाजी है, ये टच करो, सेंसोरी उसके ऊपर उंगली फेरे, उसकी 2 उंगलियां, और एक मरका बनाना है ताकि उसको फील भी हो सैंड पेपर से। दिस इज कॉल्ड मटेरियलाइज्ड अब्स्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, चलिए अभी तक हमने मोटिवेशन की कितनी चीज़ें सीख ली, 7.6 मोटिवेशन से, ठीक है। चलो एक और तरीका मोटिवेशन बढ़ाने का कि आपके 100% बच्चे इन्वॉल्व हों, 100% बच्चे इन्वॉल्व हों तालीम में, लर्निंग में, ठीक है। उसका क्या हल है, एक तो आपको मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास जो तरीके वो लंबे लंबे हैं, वो 30-35 मिनट लगेंगे। छोटा तरीका बता देता हूँ, आपने करना ये है अपना तारफ करवाना है अपने साथी को,
और हाथों के और चेहरे के इशारों के साथ में करने, खासतौर पर अपने हाथ चलाने। मसलन मैं इनसे अपना तारुफ कराता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं शकूर हूँ और मैं मैकूर में रहता हूँ, टोन है ठीक है, मैकूर में रहता हूँ और मैं सियासत में रहता हूँ, ठीक है ठीक है, और मेरा अपना एक स्कूल है, ठीक है, ये मेरा तारुफ। अब आप सब ने अच्छा सारे मुस्कुरा रहे हैं, कमाल हो गया ना, पढ़ी नहीं जाते तो मुस्कुराते थे। उस तरह जब आप ये तरीके इस्तेमाल करें तो आप स्टूडेंट्स भी खुशी खुशी स्कूल आए, ठीक है, तब्दील करेंगे। आप सब आप एक एक बंदे को अपना पेयर बना सर अगर हम ऐसे अपना इंट्रोडक्शन वे में जैसे आपने भी किया है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10th क्लास में जाते हैं और अब हमारा फर्स्ट डे है, हमें इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को, अगर हम ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे जब हम क्लास से बाहर निकलेंगे तो स्टूडेंट्स के जो होंगे वो ये वे आर टीचर पागल है, ये किस तरह इंट्रोडक्शन करा के गई, ये किस तरह एक करा वॉइस कमेंट करते हैं ऐसे कि अगर हम ऐसे नाम रखते हैं अपने आप कैसे होता है, ये दोनों वापस से उसकी वैसे इंट्रोडक्शन करा के गई है। बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं कुछ असूल बता रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए एग्जांपल्स हज़ार हो सकती हैं और वो आपने मौका महल के मुताबिक एनालाइज करके ही करना है। असूल है कि पेयर वर्क करवाना है, मैंने भी इसमें से असूल अखज़ क्या करवाना था आपको कि आपने पेयर वर्क करवाना है और हाथों के इशारों से, चेहरे के तासरात से, बॉडी लैंग्वेज से जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा वो एक्सप्लेन करना है अपने साथी को। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएंगे तो फिर उसकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी चेंज होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, मैं इंट्रोडक्शन की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो आपने क्या करना है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों का पेयर वर्क करवाना है। आप कोई टॉपिक बोलिए, मैट्रिक का बोलिए, बोले कोई टॉपिक जो आप पढ़ाते हैं। हाँ क्या ट्राई अगेन, ओके। आप सारे लोग कोशिश करना जो है ना जी, कोशिश करना, उसको अपने साथी को बताएं कि कोशिश करने की अहमियत क्या है। लेकिन इशारों से बतानी है, हाथों के इशारे होंगे, चेहरे के इशारे होंगे, आंखों के इशारे होंगे, बॉडी जेस्चर्स होंगे, पोस्चर्स होंगे, पेयर वर्क होगा, ठीक है। अपना अपना साथी ढूंढे, दाएं बाएं, नुकसानात जो आपका दिल चाहता है वो बताएं, लेकिन जो बताना है वो हाथों के इशारों से बताना है। मुंह भी बोलना है, मुंह से भी बोलना है, लेकिन साथ साथ हाथ, आंखें, होंठ, जेस्चर्स, पोस्चर्स, हर चीज़ चलेगी। चलो तो मैं अगर आश्रम को चले, मैं भी एक डेमो छोटी सी देता हूँ। मैं सिर्फ एक डेमो, एक जेस्चर पोस्चर दूंगा, एक स्टेटमेंट। आपने 3 देनी है अपने साथी को, ठीक है। कोशिश बहुत करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई होगी ऐसे, 10वीं का बच्चा है, जोर लग रहा है। तो ये मेरे को देखिए, ये एक तरीका, किसी ने तरीका इस्तेमाल करना है, आप कुछ और करेंगे, ठीक है। चलें, कोशिश कर रहा है जिसमें 100% बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई ऐसी टेक्निक मुझे बता दें जिसमें आपकी पूरी क्लास इन्वॉल्व हो, मैं मान जाऊंगा आपको। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट इट इज ओनली द पेयर वर्क इन विच एवरीबॉडी 100% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व। चलो शुरू करो तो फिर दसना मैं पूछा करता हूँ। चलें चलें चलें। मैं अगर पढ़ाऊँ, मैं अगर पढ़ाने की कोशिश करूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पेयर वर्क करूँ। आप पेयर वर्क करवाइए, आपका क्लास का बहुत स्लो बच्चा भी पढ़ेगा। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है करवाते हैं कि अगर एक बच्चा वीक है उसके साथ दूसरा बच्चा जो बैठा होता है जिसको रीडिंग आ रही है रेशो बढ़ा के, अगर आप 5 पढ़ते हैं 10 करते हैं, अगर आप 10 में है तो 20 करते हैं, 20 में तो 40 करते हैं, 40 में है तो 60 करते हैं। इसको इसकी रेशो बढ़ा दीजिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज एवरीबॉडी इज बिजी, हर बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो किसी बड़े मुल्क के, यूरोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, इन मुल्कों के किसी बंदे को देखा, किसी औरत को देखा, तो जब बात करते हैं तो क्या कर रहे थे? हैंड्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा और ये हैंड्स का बहुत इस्तेमाल पूरी बॉडी
पूरी बॉडी नहीं बोल रही होती, सिर्फ जुबान से बोल रहे हैं। साढ़े बंदे दोबारा है डिप्रेशन है मरीज हमारे बच्चे इस तरह हमारी वजह से वहाँ पे पढ़ाई इस तरह से होती है। मैं नहीं कहता उस तरह से पढ़ाएं आप, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। जो जितने पैसे टीचर को मिलते हैं, जितनी फैसिलिटीज स्कूल में होती हैं, वो हम मैनेज भी नहीं कर सकते। 1.25 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च आता है गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे कितना आता है? 7,500 गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में उससे भी कम है। तो लेकिन हम कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें पेयर वर्क भी है। और आपने अगर ये कर लिया तो आप उनके डिप्रेशन से जरूर दूर रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी सारी मूव करेगी और पूरी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अभी इसमें से हमने क्या सीखा कि अगर हम पेयर वर्क करवाते हैं तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है 100%। ये वाहिद तरीका है जिसमें 100%। और आपका अगर स्पोकन इंग्लिश का पीरियड है ना, तो टीचर को बंद करें कि पीरियड में से आधा टाइम तो उन्हें पेयर वर्क करवाना है, तो आपके बच्चे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। उमना हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का टीचर है वो भी लेक्चर दे रहा होता है जाकर मेरी तरफ, 2.5 लाख नहीं है। इंग्लिश बोलने से प्रैक्टिकल काम है, जब तक बच्चा करेगा नहीं आ ही नहीं सकता, उसे दिन पेयर वर्क करवाओ, महीने बाद देखिए क्लास का नक्शा बदल जाएगा। ठीक हो गया। फसल का लफ्ज़ सुना है किसी ने? फसल क्या होती है? फसल है क्रॉप, ये तो तर्जुमा कर देंगे ना, मैंने तो अंडरस्टैंडिंग का सवाल पूछा है। ये सामने जो दरख्त है ये फसल है, इसका भी बीज बोया गया था, जिसने ग्रो नहीं किया हुआ, ग्रो की तो बगैर डाउट हो गया। अच्छा, तो ये फूड नहीं प्रोवाइड करता? क्वांटिटी पे ज़्यादा नोट कीजिए। आप अगले की रूल क्या है मोटिवेशन का? आप अगले का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उसके पास मौजूद इल्म है, उसमें डेट डाल दें। मैंने डेट डाला है आपका, आपको आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बचपन से, फसल फसल फसल, मतलब तो पता ही नहीं। फसल प्रोडक्ट को कहते हैं। अभी मैं जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपके जवाब दुरुस्त है कि उनमें बेहतरी की गुंजाइश थी। तो पहले नोट कर लें कि अगर हम बच्चों के एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो भी इल्म उनके पास है उसमें डेंट डाल दें, गड्डी जी डेंट पा दी ना, कितना बुरा लगता है ना बुरा। चंगी भली गड्डी हो, करोड़ रुपए की गाड़ी होगी, उसके सामने डेंट डाल दे, फिर मालिक को पूछे तो हाल की है, वो कहेगा मैं बदला मार दें। ठीक है, बड़ा दुख होता है ना, नई गाड़ी डेंट पड़ा हो इतना बड़ा। तो मैंने भी डेंट डाला ना, 14 जमातें पढ़ी हैं तो सारे ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बचपन का सुनते पे हो, मतलब नहीं आता, अगर गलत मतलब बताया तो 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम ज़ाया हो रहा है। पहले मौका दिया मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब जवाब दे दो। असूल सिखाना है, मकसद सवाल जवाब नहीं है। ठीक है, मकसद सवाल जवाब नहीं, मकसद ये है कि आपको असूल सिखाना है कि अगले के एग्जिस्टिंग नॉलेज में इन जो उसका इल्म मौजूद है उसमें आपने डेट डालना है। ऐसा सवाल करना है कि उन्हें एहसास हो, एक मुझे आंदा ही नहीं। जब आप सारे लोग को एहसास हो रहा है ना, और मैं दुनिया का कमज़ोर तरीन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिखाने का। ये लेक्चर है ना, लेक्चर दुनिया का कमज़ोर तरीन मेथड है, लेकिन आपको भी तक जमाई नहीं आई। कितनी देर हो गई? घंटा हो गया। अब सारे बड़े जो हैं डेंट डाले हैं मैंने, बार बार डेंट डाले, लेकिन बहुत आफरीन है आपके सारे बड़े जो आप लोग हो, शानदार लर्नर, शानदार, हर कोई सीखना चाह रहे हैं।
ये बहुत ज़्यादा सीखना चाह रही है, वो बहुत ज़्यादा सीखना चाह रही है, ये भी नज़र आ रहा है कौन कौन ज़्यादा बड़ा लर्नर है। डेंट डालना है जनाब, आप जो इल्म उसके पास है उसको एहसास लाएं कि तेरे इल्म की कमी है। जो ही उसको एहसास होगा फिर वो नेचर क्या है इंसान की, उस डेंट को वो दूर करने की कोशिश, क्योंकि जब तक वो डेंट दूर नहीं होना टेंशन पड़ी रहनी है, टेंशन पड़ी रहेगी। तो ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है ये इंसान, इस कैफियत को कहते हैं डेजोनेंस, DISS, तो खानी खाना डेजोनेंस। तो अब डेजोनेंस पैदा हुआ है हमें कि यार एक लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सारी जिंदगी इस्तेमाल किया है, उसका मतलब नहीं आ रहा। चलिए आप बताएं, एक मौका देते हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी आप? अगर मैं आम के दरख्तों का बाग लगाऊं तो वो फसल होगी। जो आपने असूल बताया उसी असूल के ऊपर मैं अगर उनकी केयर भी करूँ, उनको लगाऊं भी, पानी भी दूँ, उनको बड़ा कर लूँ, क्या वो फसल है? अब मैं मतलब बताता हूँ, अब आपको सबको पता चल जाएगा। फसल उस पौधे को कहते हैं जो एक खास मौसम में होता है। ये मौसमी पौधा है, उर्दू वाले जानते हैं, वो एक शेरों में इस्तेमाल नहीं करते, फसले गुल, फसले गुल, तो वो मौसम होता है फूलों का, जिसको कहते हैं फसले गुल। फूलों की फूल जो है वो मौसमी है, एक खास मौसम होता है, उसके बाद खत्म। ये वो पौधा जो एक खास मौसम में होगा और उस पर खत्म हो जाएगा या हम उसे खत्म कर देंगे, उसको क्या कहते हैं? अब आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार। जिन्होंने उर्दू समझ नहीं आया उन्हें उर्दू समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो सीजनल प्लांट्स है ना जनाब, ये होती है फसल। सर जो नॉन सीजनल प्लांट्स जैसे आजकल ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ दिन को लेकिन वो जो तो सारा साल चलेगा, मौसमी नहीं होगा, वो तो प्लांट हो सकता है, वो फसल नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल, वो तो अब साइंस वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनका इल्म मुझसे ज़्यादा है। अब फादर की तरफ से भी करोड़ों अरबों जीन्स आ रहे हैं, मदर की तरफ से भी करोड़ों अरबों जीन्स आए, हमें कौन से मिल गए? ये ऊपर वाले का काम, वो दी किस्मत। जो ही हम इस दुनिया में आ जाते हैं तो जो मेरा इल्म है वो ये कहता है कि अल्लाह करीम ने इस दुनिया में तमाम इंसानों के लिए रूल्स एक जैसे रखे हैं और किस्मत का अमल दखल बहुत थोड़ा है। कभी हमें किस्मत फ़ायदा देगी और कभी हमें किस्मत नुकसान देगी, अल्टीमेटली इक्वालिटी है इसमें। जिस तरह सच बोलने वाले का बोलबाला होगा, ये दुनिया का एक असूल है। मेहनत करने वाला जो है वो दूसरों से ज़्यादा अर्न करेगा, प्लानिंग करने वाला जो है वो उससे ज़्यादा अर्न करेगा, ठीक है। जो अच्छा प्लानर है, जो यूनिक काम करेगा उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। ये दुनिया के असूल हैं। कुछ दुनिया पे कामयाबी के लिए असूल तयशुदा हैं, वो अज़ली हैं, अबदी हैं। जो भी उन असूलों पे काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। किस्मत का अमल दखल बहुत थोड़ा है। ये जहालत के दौर की बातें हैं, जब इंसान को बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती थी तो वो किस्मत पर डाल देता था। जिहड़ी चीज़ सानू समझ नहीं आती असी किस्मत ते पा देंगे। जिथे साड़ी नलायकी होंदी है असी वो भी चीज़ किस्मत ते पा देंगे। जिथे साड़ी काबिल नहीं होंदी असी वो भी चीज़ किस्मत ते पा देंगे। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये मेरा ख्याल है, गलत हो सकता है। अच्छा, मेरे सारे ख्याल गलत हो सकते हैं। जो कुछ मैंने आपको सिखाया सुबह से लेकर अभी तक, ये सारा कुछ भी गलत हो सकता है, ये कोई हरफ आखर नहीं, ठीक है। तो मेरी जितनी भी बातें हैं ना जी, इनमें से कोई भी बात हरफ आखर नहीं है। कि मैं हूँ एक बीज और अमरूद का बीज हूँ और मैं मिट्टी के नीचे दबा हुआ, और हुआ ये
कि रेडी लगाई अमरूद वाले ने। अच्छा, जो नहीं देख पा रहे वो खड़े होकर देख सकते हैं, ठीक है, वो पीछे वाले जो है खड़े हो सकते हैं, साइडों वाले भी खड़े हो सकते हैं। तो अमरूद वाले ने रेडी लगाई और शकूर आया वहाँ पे, उसने अमरूद खाए और फुल फुल करके ना तो मुंह जो बीज थे ना वो निकाल के फेंक दिए, क्योंकि उसके दांत जरा थोड़े से पुराने हो गए हुए थे। अच्छा, वो उसने फेंक के सड़क पे गाड़ी गुजरी और वो जनाब अली बीज लुढ़कता हुआ मट्टी में आ गया। आंधी आई, तूफान आई, हवा आई, ऊपर मट्टी पड़ गई और ये बीज दब गया। और अब ये बड़ी तकलीफ में था क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही थी। तो इसने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि या अल्लाह कुछ कर, मेरा कुछ कार्य, ये बड़ी तकलीफ है, इधर अंधेरा भी है, गर्मी भी है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया कि बारिश बरसा दी। जब बारिश बरसाई तो इसने खूब पानी पिया क्योंकि प्यास बड़ी लगी थी, बड़े दिनों से इसको पानी मिला नहीं था। तो ये फूल के थोड़ा सा कुप्पा हो गया, मोटा, पानी पिया ना इसने, मोटा हो गया। अब इसने दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे यहाँ से कोई बाहर भी निकाल कि मैं ताज़ा हवा भी ले सकूँ। तो अल्लाह मियाँ ने ये किया कि इसके अंदर से एक वो निकाल दिया तना थोड़ा सा और ये बाहर आ गया। और इसने देखा कि दाएं बाएं भी इससे ऐसे बहुत से हो रहा है। तो इसने कहा कि वो बंदे बड़ा पसंद आ रहा है, मैं इसके साथ ठंडी डालना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह मियाँ ज़रा मुझे बाजू शाजू तो दे, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ ने फिर उसको बाजू दे दिया और उसने जनाब अली अपना खौल जो था ना और आके फेंक दिया और वो लहकना महकना शुरू हो गया, कभी इधर तबरेज़ के साथ, कभी उधर आमना के साथ, कभी उधर शीला के साथ, वो इधर उधर। अब उसने कहा अल्लाह मियाँ कुछ ऐसा करके मैं बड़ा हो जाऊँ और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो जाऊँ, ठीक है। ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा, फ़ायदा मुझे हो रहा है, कभी सारा दिन करते रहते हैं, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह मियाँ ने ना उसके बाजुओं को बड़ा कर दिया, उसको बड़ा कर दिया और थोड़े से फल लगा दिए। अब उसको खुराक की कमी का एहसास हुआ। उसने अल्लाह मियाँ ने कहा या अल्लाह खुराक ज़्यादा होनी चाहिए। तो अल्लाह मियाँ ने उसकी जड़ें दूर दूर तक फैला दी। उसने अपनी जड़ें दूर दूर तक, उधर से भी पानी ले लेता है, उधर से पानी ले लेता है, उधर से भी। अब उसके साए के नीचे लोग बैठने शुरू हो गए, बड़ा खुश हुआ। अल्लाह मियाँ ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया लोगों को, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ और फ़ायदा हो। तो अल्लाह मियाँ ने वो जो फूल थे ना उनको बदल दिया इसमें फल में। अब लोग अमरूद भी खाते थे और मज़े भी लेते थे, उसके साए में बैठते थे और वो महकता था, महकता था, दोस्तों से गप्पे लगाता था, सहेलियों से गप्पे लगाता था, ठीक है, बड़ा खुश था। लेकिन वो ऐसा सा बूढ़ा हो गया। अब वो उसने अल्लाह मियाँ से कहा कि या अल्लाह बूढ़ा हो गया, अब फल भी नहीं इतना लगता, पत्ते भी नहीं इतने लगते, लोग भी अब थक गए मुझसे, ठीक, उनको साया नहीं मिलता, फल नहीं सही मिलता, तो कुछ ऐसा कर दे कि मुझसे लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए। तो फिर एक दिन एक लकड़हारा आया और उसने मुझे जड़ से नीचे से करके ना तने को काट दिया। मुझे तकलीफ़ तो बड़ी हुई, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था कि मेरी नीयत नेक है, मेरी दुआएं बहुत अच्छी हैं, कोई फ़ायदे वाली बात ही होगी। तो उस लकड़हारे ने जाके मुझे काटा और मेरी कुर्सियाँ बना दी। और इस वक्त आप जिन कुर्सी में बैठे हुए हैं ये मेरी ही बनी हुई कुर्सियाँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी जरूरत नहीं हाल या उसकी ज़िंदगी बता दी है, इसको क्या कहते हैं? एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ। और इधर से कोई एप्लीकेशन लेवल है जी। कैसे करें सारे देखे कितनी नवाज है, सबने बड़ा गौर से सारा कुछ देखा है, ऐसे ही है ना। मोटिवेशन लेवल हाई था ना, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मुजाहिरा करना। ये क्या था? मुजाहिरा करना, डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने मुजाहिरे के साथ। एक आपको प्रोसेस जो था बीज से लेके फसल तक या फल तक और फिर उसके निके तक और उसके इस्तेमालात, सारा कुछ जो मैं पढ़ाना चाह रहा था मैंने पढ़ा दिया विद इन फ्यू मिनट्स। और दिस मेथड इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चों की मोटिवेशन बेइंतहा ज़्यादा होती है।
तरह से आप एक्सपेरिमेंट करवा दें बच्चों की मोटिवेशन पे कहा जा रहा हो। प्रैक्टिकल्स, प्रिज्म का प्रैक्टिकल कभी किया किसी ने? किस क्लास में किया था? जाके टीचिंग में आके किया? 10 मैंने अपने बच्चों को 6ठी जमात में करवाया और रौला पड़ गया पूरे स्कूल में। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैंने टीचिंग भी की 3-1 साल, तो प्रिज्म था 6ठी जमात में सवाल, तो मैंने पता किया साइंस टीचर से, उसने कहा हमारे पास प्रिज्म हैं। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा ये मैंने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कराना है। कहते नो 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 नो, ये तो 9वीं 10वीं में होता है, वो तो उस वक्त करेंगे। तो मेरी किताब में है, साइंस पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, मसला क्या है? कहता है रौला पेगा, शोर होगा। अच्छा एक सवाल आपकी तरफ से आता तो बड़ा अच्छा था कि जनाब जब ये पेयर वर्क करवाएंगे तो शोर बड़ा होना है, उसका क्या करेंगे? लेकिन सर क्लास तक होता है, तो मतलब वो उस तरह की शरारतें नहीं कि बाकी स्कूल सुन रहा होता है, बियरेबल होता है। शोर जो है ना कि शोर, अगर आपकी क्लास में थोड़ा सा शोर नहीं ना तो समझे पढ़ाई कोई नहीं हो रही। बच्चे सो थोड़ा सा शोर होना चाहिए। क्यों? जब हम इस दुनिया में आए थे तो शोर मचाया था कि नहीं मचाया था? जिंदगी की इब्तिदा शोर से है, और जिसने शोर नहीं मचाया था उसका क्या सलूक किया था लेडी डॉक्टर ने? उसको उल्टा लटकाया, पहले उल्टा लटकाते थे, फिर चपेड़ा मारते थे। ये शोर पा जिंदगी की अलामत है, शोर जो है वो जिंदगी है। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो क्या होता है? शोर होता है। तो जिंदगी की इब्तिदा से लेके इंतहा तक शोर रहना चाहिए, जिंदगी की अलामत है। शोर बढ़ाना है। मैंने कहा जी मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आप लिखवा दें शोर नहीं होगा। और वो हमारी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल सामने था, तो उससे मुझे ज़्यादा इसलिए कि मेरी क्लास में शोर वैसे नहीं था तब। वो शेख साहब को हार्ट अटैक हो गया, शेख साहब बड़ी कमाई करते थे, तो अस्पताल में पहुँचे, तो शेख साहब का नाम था शकूर, शेख शकूर। तो राशिद साहब जो थे दोस्त, वो बता रहे थे, उन्होंने कहा शेख साहब हम की करोगे, कितनी कमाई कर लीजिए नहीं पाई हुई तुसी, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया तो गोदा की प्रोग्राम है। कहता मैं अपनी जगह एक बंदा रखा है, अगला हार्ट अटैक होने होना वो बैठेगा मेरी जगह पे, ठीक है जी। चलें, तो ये जो शोर है ये थोड़ा सा नेचुरल है, बस इस तरह से हो थोड़ा सा हो ज़्यादा। अच्छा जी, तो फिर मुझे याद रही कहाँ से ये शोर वाली बात शुरू हुई। तो हमने प्रिज्म का तजर्बा करवा दिया, और यकीन कीजिए आज भी जब बच्चे मुझे मिलते हैं ना, उन्होंने सारी गल्ला भूल गई हैं। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट नहीं भूला, वो 3 एक्सपेरिमेंट्स मैंने करवाए, वो आज भी कहीं मिलते हैं ना तो कहते हैं सर, और मुझे लगता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए ना मैंने, एक वो मिट्टी का था कि मुख्तलिफ जगह की मिट्टी मुख्तलिफ तरह की होती है, तो मैंने कहा कि जी वो मिट्टी आपने लेके आए, आप हैदराबाद से आते हैं, वो जो आती हैं वो चिट्टी शेखों से आती हैं, वो जो आती हैं वो भोजपुर से आती हैं, वो जो है वो लैक वाली साइड से आती हैं। तो मैंने इस तरह से 3 कोने जो थे ना सियालकोट के, उधर से मिट्टी मंगवाई। एंड व्हाट वाज द लेवल ऑफ मोटिवेशन? हमने वो मिट्टी एक जैसे गिलासों में डाली, पानी लेके उसमें घोल दी, और फिर उसकी शक्ल दिखाई तो रंग फर्क था। एक बच्चा कहता है सर मैं पी के चेक करा, थोड़ा थोड़ा जुबान दिला के टेस्ट का भी कोई फर्क है कि नहीं? मैं कह पी नहीं, कुल्ली कर ली, चेक कर ला। दिस वाज द लेवल ऑफ मोटिवेशन। बच्चे की लर्निंग इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई उसको कि अगर इसकी रंगत में फ़र्क है, अगर इसकी तहों में फ़र्क है, वो आपने पढ़ा ना तजर्बा कि नीचे पहले पता नहीं रेत बैठती है, वो भारी होती है, उसमें मिट्टी की तह लगती है, इस तरह से ना। तो वो उसने कहा सर मैं चाकू की नजर आ, मैंने कहा ठीक है जी। मोटिवेशन का टॉपिक खत्म। कोई सवाल? मोटिवेशन पे भी ये तरीके इक्वली गुड असर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। याद रखिए कि जो इल्म है जो हम स्कूल में देते हैं वो प्राइमरीली 2 किस्म का है, एक है सिमेंटिक मेमोरी से मुतल्लिका और एक है एपिसोडिक मेमोरी से मुतल्लिका, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी को बता सकता है दोनों में क्या फर्क है? कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट? 2 किस्म के हाफजे हैं।
होते हैं ना वाक़यात, वो स्टोर करते हैं। और ये अल्लाह करीम ने तकरीबन सारे इंसानों में मुझे लगता है सेम ही रख दिया। तो जो स्टोर करना है ना, उसको भी याद होता है फिल्म की कहानी, वो कहीं से हो गया आएगा, माँ प्यो कहेंगे 80 भूल गए सा, लेकिन एनू याद। नलायक तीन आपका बच्चा जो है जिस पर आपको पूरा यकीन है, डल माइंडेड है, दिमाग कहेगी नहीं ठीक है, एनू पुरानी गल बड़ी सारा ड्रामा तेन पूरा याद है मोबाइल दी गेमां ने एक एक चीज़ आती है, तुम किस तरह कहते नलायक है। इस वजह से कि उसकी एपिसोडिक मेमोरी कुदरत ने ठीक ही रखी है। ये मेरा ख्याल है गलत हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सिमेंटिक मेमोरी में। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी है? जो अल्फाज वाली मेमोरी है, ग्रामर वाली मेमोरी है, हरूफ वाली मेमोरी है। सिमेंटिक अल्फाज, हरूफ, इनमें फटा है। इसमें कुदरत ने बहुत ऊंच नीच रखी है। और वैसे भी अब तो नया नज़रिया है वो जो है 9 जहानतों वाला गार्डनर का, ठीक है, बड़ा रोशन ख्याल नज़रिया है। तो उसमें 3-4 ऐसी जहानतें हैं जो पढ़ाई से बदल हैं। जैसे हर बंदे का स्कोप है दुनिया में कामयाबी का। अहम बात यह है कि वो जो असूल है, तो एक किताब मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ, वो आप अपने इसमें रखिए, अपनी लाइब्रेरी में सारे बार बार पढ़िएगा। 2-4-10 किताबें लेके रख लें, सस्ती किताब है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं, ठीक है। तो 10-15 लेके सर रखें। मैंने उससे अच्छी किताब नहीं पढ़ी ज़िंदगी में, और वो असूलों में भी बनी है, अब्दी अजली असूल, ठीक है। नाम उसका जो है वो है किताब ज़िंदगी। और दुनिया में जो टॉप के 300 मुसलमान स्कॉलर्स थे, उनमें इन साहब का नाम शामिल था, मौलाना वहीदुद्दीन खान। और असरी रूम के भी ये एक्सपर्ट थे, ये सिर्फ मौलवी नहीं थे, ठीक है। साइंस भी बहुत आती थी इनको। और यूरोप में रहे, इंग्लैंड अमेरिका में, इंग्लैंड में सेटल थे इंडियन, बचपन इंडिया में गुजरा थे। वो जिस तरह के हमारे हालात हैं ना, उस तरह के हालात को उन्होंने फेस किया हुआ है। तो बड़ा फिर असलूब बड़ा अच्छा है। एक कहानी देते हैं, एक वाक़या देते हैं, एक तमसील देते हैं, उसके नीचे असूल 1 पेज, तो 60-70 पेज में 60-70 असूल आप सीखेंगे। फिर 2-2 सफ़े वाली कहानी। मैंने जितने तरीके आपको बताए हैं वो सारे एपिसोडिक हैं। आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए बीज से फल तक का सफ़र पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पानी का इस्तेमाल बताया कि नहीं बताया। एक जुमला में उसमें भूल गया, वो भी डाल दे तो पूरी साइंस है कि वो रोशनी, वो जो ताकत था वो रोशनी से लेता। सूरज निकला तो उसमें बड़ी ताकत आ गई, फाड़ के रख दिया वो खोल जो था, तो वो सूरज भी बीच में आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी आ जाएगा, पानी लेना भी आ गया, फल लगना भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो किताब में लिखा हुआ था वो सिमेंटिक था, और जब आपने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी तो वो क्या बन गया? एपिसोड। आपने जब प्रैक्टिकल करवाया तो वो एक एपिसोड बन गया। आपने जब पेयर वर्क करवाया और एक्शंस के जरिए पढ़ाया, इसको पावर टीचिंग कहते हैं, ये दुनिया बड़ी पॉपुलर है और इस्तेमाल होती है। जब एक्शंस के साथ करेगा और वो कोई चीज़ बोल भी रहा है, एक्शन के साथ भी बता रहा है किसी को, तो वो एपिसोड बन गया, क्योंकि उसने पहले तो उस तरह से कभी नहीं था किया, ठीक है। वो ड्रामा बन गया ना, स्क्रिप्ट ये था, अब उसको वो परफॉर्म कर रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इन तरीक़ों पे जो 8-10 हमने अभी तक देखे हैं, नोट किए हैं, नोट करेंगे तो इनमें से ज़्यादातर क्या होंगे, सारे एपिसोड से रिलेटेड, सिमेंटिक नहीं है। तो आप इन तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चीज़ें हैं जी, मुझे अगर कोई इनका भी सही मतलब बताएगा तो उसके लिए ये नाम, ठीक है। और डाटे पढ़ने लगा एक और हक और लालच और इनाम। एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर चीज़ों को कोई बंदा डिफाइन कर दे,
अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं तो इसी तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है, मजे के साथ। ऐसे तरीके से तीनों को डिफाइन करें कि समझ आ जाए कि हक क्या होता है, इनाम क्या होता है और लालच क्या होता है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि हम लालच का लफ्ज़ जो है बहुत जालमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देते हैं लालच के मतलब। मुझे डेफिनेशन बताएं एक जुमले में समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं मिसाल भी नहीं चाह रहा, एक तीनों की आप जरा ध्यान दें, तीनों कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन में डिफाइन कर दें, लेकिन सही आपको यकीन हो कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। नया चीज़ जो है तो 100 रुपये लेना दे मैं वो जो हमारी बेसिक चीज़ होती है वो हक होता है, जो हमारी है वो हमारा हक है, हमें उसे देनी चाहिए। लालच होता है हम किसी और का हक लेना चाहते हैं। तो इनाम होता है जब हम कोई काम करते हैं उसके ऊपर अगर हमें कोई खुश हो के कोई इनाम दे दे। शाबाश, काफ़ी करीब करीब है। हाफिज ये है कि किसी ने आपसे पहले कोई तय किया है मुआवजा या चीज़ कि ऐसा करोगे तो ये दूंगा, ये हक है, ठीक है। अगर आपने पहले तय कर लिया, जिस तरह मैंने तय किया कि आप ये करेंगे, मेरे जवाब देंगे, मैं इनाम दूंगा। अगर मैंने इनाम दे दिया वो आपका हक है, इनाम नहीं है, क्योंकि पहले तय हो गया। ये लालच नहीं है। माँ कहती है तुम मुझे दुकान से चीज़ ला दो, मैं तुम्हें एक पेप्सी दे दूंगी, 20 रुपये दे दूंगी। तो ये ना इनाम है ना लालच है, ये हक है। आपसे इन्होंने तय किया हुआ है कि पूरा महीना काम करेंगी तो आपकी इतनी तनख्वाह होगी, तनख्वाह आपको मिलती है, ये क्या है, आप क्लियर हो गया। लालच, आपने काम किया और किसी और की चीज़ छीनने की कोशिश की जो तयशुदा नहीं। दूसरे ने क्या किया था, दूसरे की चीज़ भी छीनने की कोशिश की थी, और हमें इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उस्ताद ने लिख के मैं याद करवाया था बोर्ड पे। अगर वो मैं एनालिसिस करने देता और वैल्यूएशन कराता तो फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना था, लेकिन उसने हमारी आंखें बंद कर दी, हमारा दिमाग बंद कर दिया और बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, हमें लकीर का फकीर बना दिया। यही वजह कि आज भी हम शख्सियत परस्त हैं। जो इमरान कहता ठीक है, भावें सही कहे तो भावें गलत कहे, जो मेरे पीर साहब ने कहा वो ठीक है, जो मेरे अब्बा जी ने कहता है वो रफ़े आखिर है। नहीं भाई, एनालाइज करो, इंसान है सारे, दुनिया का बहुत बड़ा बंदा भी जो है वो इंसान है, शख्सियत परस्ती नहीं। ठीक है। इनाम क्या है, आपने काम किया, काम बहुत अच्छा था, काम जो था वो उस मिकदार से ज़्यादा था जिस पे तय हुआ, आपने अपनी मर्जी से किया और उसने अपनी मर्जी से ज़्यादा पैसे दे दिए। यही स्टोरी लिखी थी जी, मैंने कहा यही स्टोरी लिखी थी एग्जाम्पल सारी। एक मजदूर है, उससे 1000 रुपया मजदूरी तय हुई है, वेरी गुड। तो उसको जो उसने काम मुकम्मल किया उसे 1000 मिला, वो उसका हक है। लेकिन इस दौरान अगर उसने बचा हुआ मटेरियल छुपाने की लेके जाने की कोशिश की या घर वालों से बिला वजह मांगा, वो उसका लालच है। और अगर इन टाइम उसने काम जो है ना जो था उससे बेहतरीन कर दिया है, घर वालों ने उसे 1000 की बजाय जो है ना वो 1500 दे दिया है, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये समझ लें, ठीक है। अब दोबारा सवाल कि जी वो बच्चों को अगर हम इनाम देंगे तो वो लालची तो नहीं हो जाएंगे? कैसे लालची हो गए? हमने ये तो नहीं कहा उसे कि दूसरे का छीन लो। अगर हम ये कहें कि दूसरे का छीन लो तो फिर उनको लालच आएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम इस सवाल को या इतना पढ़ लो और हमसे चीज़ ले लो, या तुमने अच्छा जवाब दिया है तो ये मेरी तरफ से इनाम है। लेकिन सर वो स्टूडेंट पे रिपीट भी तो कर सकता है ना, अगर उसके एक दफ़ा 6 मार्क्स आ गए हैं, जैसे ये टीचर ने कहा था कि मैं आपको इनाम दूंगा, अब दूसरी दफ़ा वो टीचर नहीं कह रहा, स्टूडेंट तो यही कहेगा कि मुझे दोबारा नाम दिया जाए, बात यह है, तो वो कंसीडर किया जा सकता है प्रीवियस में। बात यह है किसी हद तक आपकी बात में वजन है, लेकिन जितने भी दुनिया के इंसान हैं वो बुनियादी तौर पे जज़ा और सज़ा के हवाले से ही सीखते हैं। हाँ नहीं मिलेगी तो हम इसे को पढ़ाएगा, तो फिर ऐसे सूर बच्चा पे इस्तेमाल कर लो। अगर आप इनाम नहीं देते तो बच्चा कितने पढ़ना है, उनको क्या फायदा है? तो पढ़ाई तो बहुत चैलेंजिंग काम है, दिमाग खप जाता है, दिमाग
का ख्याल में, जिनका दिल करता है पढ़ने में, उनका दिमाग इतना तेज होता है तो उनको चल फटाफट फटाफट, तो कहते हैं साइकोलॉजी की जुबान में सेंस ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। उसके अलावा 95% मेरे में तक है। तो पहली बात रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जज़ा और सज़ा। हमारे जो अक्सर काम है वो जज़ा और सज़ा, इसकी बेस पर हम इनाम चाहते हैं और सज़ा से बचना चाहते हैं। और ये मैं कहता हूँ हैवानी लेवल है। कौन सा लेवल है? क्योंकि डंगर भी हैवान भी इसी सूर पे काम करता है। आपने कभी देखा है कि कोई भैंस गाय, बड़ा लो लेवल है ना इसका, आईक्यू तो बहुत लो है ना भैंस गाय का, कभी सब्जी वाले की दुकान पे मुंह मारती है? क्यों? जब उसने एक दफा मारा था तो उसने धर्म करके डंडा मारा था, तो सीख लिया उसने, मुंह मारा तो सजा सारी जिंदगी मुंह नहीं मारती, इंतजार करती है। कुत्ता भी बाहर बैठ के इंतजार करता है कि तुम ऐसे उठे तो मैं जाऊँ। हाँ, तो जज़ा और सज़ा ये जानवरों को भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा, हमारे बहुत सारे काम इज्जत और बेइज्जती के चक्कर में, ये इंसान का हैवानी पहलू है, ये आदमियत वाला पहलू है, ठीक है, इंसान वाला पहलू है। क्यों? इंसान है, आदम है, बंदे हैं, तो हमें अपनी नाक का फिक्र है। कुत्ते को है फिक्र, भैंस गाय को है फिक्र, उनको पर्दा करते हैं, जो काम उनके दिल में आता कर गुजरते हैं, उनको कोई इज्जत बेइज्जती का चक्कर नहीं, हमें है ना। तो ये हम हैवानी लेवल से ऊपर उठ गए, हम इस चक्कर में इतने फंसे हुए हैं। बेटी की शादी होती कर्जे ले लेके भेज दे रहे उन्हें, बहुत सारी उम्र कर्जे लाते रहे, ना कनावड़ कर ना कर लोग की कहने है ना, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। इससे दुनिया में जरा गुस्सा नहीं, खूबसूरती है। नंबर 3, ये वो है जो इंसानियत की पहलू है या असूली पहलू है, मैं इसको असूली पहलू है। काम वो करें जो करना चाहिए, जो असूलन करना चाहिए, असूली मौका। मसलन मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ काम ऐसे करूँ जो कि अल्लाह की मखलूक की खातिर हो, नफ़ा नुकसान इज़्ज़त बेइज्जती के बगैर। आप कभी कभी छुप के खैरात करते हैं, इसको पता आपने खैरात कर, आपको कोई फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि आप किसी जगह की सफाई करते हैं, आप कर देते हैं कि वाशरूम में जाते हैं, वाशरूम करना होता है, आप जाते हुए भी साफ़ करते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर साफ़ कर देते हैं उसको, कमोड को या सीट, कोई पाबंदी नहीं थी, इज़्ज़त बेइज्जती का भी चक्कर नहीं था, कोई देख नहीं रहा। लेकिन आपने ज़मीन ने आपको कहा कि यार किसी के लिए मैं इसको अच्छा साफ सुथरा छोड़ के जाऊँ, क्योंकि आम बंदों ने गंद डाला होता है, उनको तो ये शऊर नहीं है। तो जहाँ पे अपने ज़मीन की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, अब जो जितना अच्छा बंदा है वो उतना ये वाले काम ज़्यादा करेगा, जो जितना थर्ड क्लास है वो इस पे जाएगा, जो दरमियान में हो जाता है। तो बच्चों को ये इंसान की नेचर में शामिल है, बच्चों को मिलना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन आगे इनाम की किस्में हैं, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की कितनी किस्में हैं ये टीचर को पता होनी चाहिए, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इसको आप इनाम कह रहे हैं, इसको नुकसान अपनी ज़बान में रीइंफोर्समेंट कहते हैं, इसको तकवीयत भी कहा जा सकता है। उर्दू में मुझे नहीं इतना अच्छा नहीं मिला, मैं इसको तकवीयत कहता हूँ। इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उसी के अंदर सारी किस्में आ जाएंगी, ठीक है। हर वो चीज़, नंबर 1 चीज़, अल्फाज, अंदाज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, सरगर्मी, एक्टिविटी, जो इंसान को मोटिवेट कर दे किसी काम की तरफ, वो रीइंफोर्समेंट है।
हर वो चीज, अल्फाज, अंदाज, सरगर्मी जो किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने की तरफ, उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड एंड डेफिनेशन। पूरा टॉपिक है, दो एक लाइनों में समअप करके पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इजीली मैं समझा पाऊँ। इब्तिदा में आप इनाम से शुरू करेंगे, मटीरियल से, चीज़ों से। लेकिन चीज़ दे के वापस भी ली जा सकती है। मसलन आपके स्कूल में वसाइल कम है, आपके स्कूल में बंटियाँ, जैलियाँ, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती हैं, तो कोई बात नहीं। आप अपना पेन जो है बच्चे को इनाम के तौर पे दे सकती हैं 2 दिन के लिए। उदियाँ तो मौजा लग जानी है, 2 दिन अपने रिश्तेदारों को दिखाता रहेगा पेन टीचर ने मिलता है, टीचर का पेन है, तो टीचर की तो कोई भी चीज़ जो है बच्चे के लिए अनमोल है, लेकिन 2 दिन की है तुम्हारे पास। तो चीज़ का इस्तेमाल आ गया, कई तरह से चीज़ का इस्तेमाल होता है। शुरू इससे करें, उसके बाद आपकी जो थपकी है, आपका जो थम्स अप है, आपका जो आंख का इशारा है, हाथ का इशारा है, आपके जो तरीफी अल्फाज हैं, आप उन पे आए आहिस्ता आहिस्ता। जब इनाम दें चीज़ का तो साथ अल्फाज भी बोलें, और अल्फाज बदल बदल के बोल रहे हैं। साड़ियाँ कापियाँ तो एक कोई अल्फाज की चल रहे होते, 3 लफ्ज़, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बस सारा साल 3 लफ्ज़। दुनिया की मज़े की सबसे महंगी डिश खाएं, एक दफ़ा खाएं बहुत मज़ा आएगा। सुबह खाई आपने, बड़ा मज़ा आया, 100% दिल करता दोबारा खाओ। दोपहर को फिर खाएं, रात को फिर खाएं, अगले दिन फिर नाश्ते में खाएं, मज़ा आएगा। जैसे 3 लफ्ज़ पढ़े हैं, कापियाँ लिखी जाने, गुड 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 गुड, वेरी गुड, गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड। आप उसे एक लिस्ट ले लीजिएगा, हमने किस तरह को 70, 80, 90 लफ्ज़ निकाले हुए हैं, वो हम टीचर को देते हैं। हम कहते हैं ये आपने बदल बदल के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, 3 लफ्ज़ में देखिए कितना निकाल, 4था लफ्ज़ नहीं लगता। प्रेजिंग वर्ड टीचर्स को दिए। नंबर 1। नंबर 2, जनरल अप्रिसिएशन नहीं करनी। ये आगे टॉपिक जो उसमें आ जाएगा, अब इसमें चूँकि जिक्र हो रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल अप्रिसिएशन है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये इंसान को मोटिवेट कम करती है। लिख लीजिए, मोटिवेशन पैदा करनी है तो स्पेसिफिक अप्रिसिएशन करनी है। क्या फ़र्क है जनरल अप्रिसिएशन और स्पेसिफिक अप्रिसिएशन? स्पेसिफिक हम टारगेट करके जिसको जो है ना वो बात समझाना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, उसको जो बात कहते हैं वो स्पेसिफिक है। अब जनरल पूरी क्लास को ही कह देंगे कि आपकी ये स्किल बहुत अच्छी जा रही है। स्कूल सा वेरी गुड, ये स्कूल का होमवर्क है, वो लिख दिया गुड या वेरी गुड लिख दिया। ये जनरल स्कूल को नहीं पता लगेगा टीचर को कौन सी चीज़ अच्छी लगी। स्कूल की मोटिवेशन नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अगर टीचर ये लिखे स्कूल साहब, मीम बड़ा प्यारा लिखते हैं आप, मीम बहुत प्यारा, बस सारी जिंदगी स्कूल का मीम खराब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक अप्रिसिएशन। आपको याद हो सारी जिंदगी, आप गौर कीजिए कौन कौन से वाक़यात याद हैं। तो मैं आज आया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, सर जो है राशिद साहब, इन्होंने ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, कंट्रास्ट में असम, स्मार्ट ड्रेस किया हुआ है, स्मार्ट लग रहे थे, जैसे खुले खुले झोले पाए होते हम से। तो अगर मैं इनसे ये कहूँ तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनकी मोटिवेशन थोड़ी सी कम होगी, अच्छा लगेगा इन्हें लेकिन थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ब्लैक के साथ आपने वाइट का जो कंट्रास्ट किया ना, बड़ा उठ रहा है, और फिर आपने नीचे जूते भी ब्लैक पहने हुए हैं, तो बहुत आसान। तो फिर इनको याद रहेगा तो साल एक तरीको इसी
है गल तो दासा भी याद रहे क्योंकि सारी कुड़ियां के सामने तारीफ हुई भाभी जी अखा बंद ने फिलहाल चीज अल्फाज अंदाज किसी का कोई अंदाज भी याद रहा होगा आपको। मुझे नौजवानी में किसी के कुछ अंदाज अभी तक याद है, तो इशारे याद रहते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज याद रहती हैं। इन्होंने कभी स्कोर किया होगा लंबा, तो छक्के छक्के मारे होंगे, कुछ याद है, सो मार भी याद है ना। सो अगर आप बच्चों को ये कहें कि सबक याद कर लो और अच्छा सा लिख के मुझे दिखा दो और जाओ खेल लो, तो ये जो खेल होगा ये क्या होगा, रीइंफोर्समेंट होगा, एक्टिविटी है। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, द अदर नेम इज प्रीमैक रीइंफोर्समेंट, ठीक है। चलो जी ब्रेक ले लइए, मैं थक गया।